11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। गिवन है R इक्वल टू पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q के मूल बिंदु। मतलब इस क्वेश्चन में P और Q तो ऐसा बिंदु है जिसका मूल बिंदु से दूरी बराबर है। मतलब इसमें आप वही दो बिंदु रख सकते हैं जिसका मूल बिंदु से दूरी बराबर है। माना कि O मूल बिंदु है, ऑरिजिन है, तो P बिलोंग्स करेगा R में, क्योंकि O मूल बिंदु है और P एक बिंदु है, तो मूल बिंदु से दूरी OP और इसमें भी मूल बिंदु से दूरी OP। QQ भी बिलोंग्स करेगा R में, मूल बिंदु से दूरी और Q के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? मूल बिंदु और Q के बीच की दूरी OQ, ये जो Q है तो OQ होगा। इसलिए R जो है सममित है, सॉरी R जो है स्वतुल्य है। अब सममित के लिए मान लिया जाए कि माना कि PQ बिलोंग्स कर रहा है R में, मतलब OP बराबर है OQ के। PQ बिलोंग्स कर रहा है R में, इसका मतलब कि OP बराबर है OQ के। तो QP बिलोंग्स करेगा R में, जरा सोचो तो, यानी OQ बराबर होगा OP के। जब OP OQ के बराबर है तो OQ भी OP के बराबर होगा। इसका मतलब R जो है सममित है। अब आइए संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या बोलते हैं आपको? संक्रामक के लिए हमेशा आपको बताया है कि दो को बिंदु ऐसा लीजिए जो R में हो। तो हम लोग सममित के लिए एक को बिंदु R में और संक्रामक के लिए दो को बिंदु R में। PQ बिलोंग्स टू R, ये क्यों OP बराबर है OQ। Q2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि OQ बराबर है OT। ये हमने मान लिया कि P और Q का मूल बिंदु बराबर, मूल बिंदु से दूरी बराबर है। Q और T का भी मूल बिंदु से दूरी बराबर है। तो जो भी OP बराबर है OQ के और OQ बराबर है OT के, तो बताओ तो PP बराबर होगा OP बराबर होगा कि नहीं OT के? जब ये सत्य है, ये सत्य है, तो ये भी सत्य होगा। इसलिए R जो है संक्रामक है। अरे बाबू OP बराबर है OQ के और OQ बराबर है OT के, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो R संक्रामक हो गया। और R संक्रामक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों संबंध का पालन कर रहा है। और जब कोई संबंध तीनों संबंध का पालन करता है तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे अतः R एक तुल्यता संबंध, क्योंकि ये तीनों संबंध का पालन कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो P से जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करते हैं और जिसका केंद्र मूल बिंदु है। माना कि P कोई स्थिर बिंदु है तथा Q कोई बिंदु है। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि PQ R में है और PQ कब R में होगा? जब दोनों का दूरी बराबर हो, OP बराबर हो OQ के। यानी
प्रकार बिंदु पथ हमेशा मूल बिंदु से बराबर दूरी पर होना चाहिए और यह तभी संभव है जब बिंदु Q वृत्त पर हो तथा उसका केंद्र, उस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु। इस बात को एक बार और समझा जाए। ये आपको रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, एक एक्स्ट्रा सवाल दिया हुआ है जो इस रिलेशन से संबंधित है, उसी को लाना है। हमने P कोई स्थिर बिंदु मान लिया तथा Q कोई बिंदु मान लिया, कोई एनी पॉइंट। तो P और Q R में है, रिलेशन में है। तो रिलेशन में तभी होगा जब दोनों का मूल बिंदु से दूरी क्या हो, बराबर हो। मतलब OP बराबर हो OQ के। तो OP बराबर OQ हमेशा होना चाहिए। मतलब Q ऐसा बिंदु होना चाहिए जिसका P से हमेशा दूरी बराबर हो। Q ऐसा बिंदु होना चाहिए जिसका मूल बिंदु से हमेशा दूरी बराबर हो। तो मूल बिंदु से हमेशा दूरी बराबर होने के लिए Q को क्या करना पड़ेगा? देखो, ये हो गया तुम्हारा मूल बिंदु और ये हो गया Q। Q जो है कोई बिंदु है, कोई भी हो सकता है। P जो है स्थिर है, P जो है इस पे एक स्थिर पॉइंट है, लेकिन Q क्या है, इस पे गमन कर रहा है। तो Q गमन कर रहा है तो इस तरह से गमन करना चाहिए कि इससे मूल बिंदु से दूरी हमेशा क्या हो, बराबर हो। तो मूल बिंदु से हमेशा दूरी तो अभी बराबर होगा जब एक गोल गोल घूमेगा तभी, तो एक वृत्त पर घूमेगा तभी। तो वही लिखा गया है कि Q का बिंदु पथ, मतलब Q के द्वारा तैयार किया गया जो बिंदु पथ है, बिंदुओं के द्वारा बनाया गया पथ, वो हमेशा मूल बिंदु होगा, वृत्त होगा, और मूल बिंदु उसका केंद्र होगा। यही बात यहाँ पे प्रूव करना था कि क्वेश्चन कर रहा है कि P और Q रिलेशन में भी हो। तो P और Q रिलेशन में तभी होगा जब दोनों का मूल बिंदु से दूरी बराबर हो, और दोनों से मूल बिंदु से दूरी हमेशा बराबर तभी रहेगा जब ये एक वृत्त पर गमन करे। इसीलिए बिंदु P जो है वृत्त पर होगा। सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। इस रिलेशन में दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज कैसा होना चाहिए, दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए। इस रिलेशन में T1 और T2 दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। तो T1 और T2 आपको समरूप त्रिभुज होना चाहिए, ये लाना है और सिद्ध कर देना है कि ये। तो जब हम T1 लेंगे तो चूंकि दोनों सेम त्रिभुज है, समरूप का मतलब क्या होता है, समान रूप। तो T1 दोनों एक ही व्यक्ति का फोटो रहेगा तो दोनों समान रहेगा कि नहीं। तो T1 बराबर होगा क्योंकि T1 समरूप है T1 के। इसका मतलब क्या हो गया, सेम वाला R में है, T2 के बराबर होगा। तो R जो है स्वतुल्य है। माना कि T1 T2 बिलोंग्स कर रहा है यार, मतलब T1 समरूप है T2 के। ये बात हमने मान लिया कि सही है। हम समित में क्या बोले हैं अभी तक, जब से एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं कि समित कभी भी प्रूव करना होगा, इसमें नहीं। समित वाला में एक को मानना है और संक्रामक वाला में दो को मानना है। तो इसमें T1 T2 हमने मान लिया कि समरूप है। तो बताओ जब उ सत्य है तो यह सत्य है कि नहीं, पलट दीजिए। T2 समरूप है T1 के। तो जब T1 का रूप T2 के जैसा है
तो T2 का रूप T1 के जैसा होगा ना, बिल्कुल होगा, सत्य है। इसलिए R जो है आपका सममित है। फिर माना कि T1 संक्रामक, संक्रामक के लिए बोले है ना कि दो गो, तो एगो T1 T2 मान लिए। T1 समरूप है T2 के, ये हमने मान लिया सत्य। और एक और मानिए, पूछो ले लीजिए, T3 ले लो, तो इसको क्या पढ़ोगे, T2 समरूप है T3 के। तो ये बताओ कि ये बिलोंग्स करेगा कि नहीं। बच्चों अब ये वाला बिलोंग्स करेगा कि नहीं, तो ये बात निर्भर करता है तब जब ये सत्य या असत्य होगा तब। अगर ये असत्य है तो ये नहीं होगा, तो आर संक्रामक नहीं होगा। अगर ये सत्य है तो ये होगा और आर संक्रामक होगा। तो बाबू T1 और T2 का चेहरा बराबर है, T2 और T3 का चेहरा बराबर है, तो T1 और T3 का चेहरा बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। T1 है T2 के जैसा और T2 जो है T3 के जैसा है, तो T1 और T3 भी तो एक जैसा ही होगा, क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर। तो ये सत्य है कि असत्य है। अगर तुम सत्य लिखोगे तो ये संक्रामक है, अगर तुम असत्य लिखोगे तो ये संक्रामक नहीं। अब तुम बताओ, तुम बोलो पहले किस सत्य है कि असत्य है। बिल्कुल सत्य है, तो आर संक्रामक है। और जब ये संबंध तीनों संबंध का पालन करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कि तुल्यता संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग अपनी नोटबुक में। तो T1 एक त्रिभुज दिया हुआ है 3, 4, 5। T1 के भुजा का लंबाई है 3, 4, 5 और T2 के भुजा की लंबाई है 5, 12, 30 और T3 के भुजा की लंबाई है 6, 8, 10। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन रिलेशन के अंतर्गत आता है। हमारे जो रिलेशन अभी तुल्यता संबंध प्रूव किए हैं, तो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है कि त्रिभुज समरूप होना चाहिए। और आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे कि दो को त्रिभुज तभी समरूप होगा जब दोनों के भुजा का अनुपात समानुपाती हो। जब दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है तो होता है समरूप त्रिभुज होता है। तो जरा यहीं पे देख लो किसका किसका बराबर आएगा अनुपात। तो T1 T2 लोगे तो 3/T1/T2 कितना आ रहा है, 3/5। आई वाला 4/12, आई वाला 5/13। ये बराबर नहीं है तीनों आपस में। अच्छा T2 T3 देखो तो, T2 T3 5/6, 12/8, 13/10, ये भी आपस में बराबर नहीं। और T1 T3 देखो तो 3/6, 4/8 और 5/10। देखो तो किसका अनुपात बराबर है। ये तो सबका वैल्यू अलग अलग आएगा, इसका भी वैल्यू अलग अलग आएगा, लेकिन इसका देखो तीनों का 1/2, 1/2। 3/6 का मतलब 1/2, 1/2, 1/2। तीनों का वैल्यू 1/2 आ रहा है। इसका मतलब कि T1/T3 का हम देख रहे हैं कि अनुपात बराबर है। अतः T1 और T3 इस रिलेशन में होगा, क्योंकि T1 और T3 का अनुपात बराबर है। तो T1 और T3 जो है समरूप त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में वही त्रिभुज लेना है जो समरूप त्रिभुज हो। तो T1 T3 T2 में मात्र T1 और T3 जो है इस रिलेशन में होगा। अब आपको 13 और 14 दोनों बनाना है, तुल्यता संबंध है, कर देंगे। अब A बराबर है
1 2 3 4। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। और आर बराबर दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। पूछ रहा है कि ये कौन कौन सा संबंध का पालन कर रहा है। तुम जरा क्वेश्चन को गौर से देखो और पता करो कि ये कौन कौन से संबंध का पालन कर रहा है। ये जो संबंध है हमारा किस किस संबंध का पालन कर रहा है, जरा गौर से देखो। पहले सौतुल्य वाला, सौतुल्य तभी होगा, तुम ही पहले गेस करो कि सौतुल्य होगा कि नहीं होगा। ऐसा सवाल बड़ा ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट होता है। सौतुल्य तभी होगा जब ये चारों का डबल इसमें हो, 3 को 2 को नहीं, चारों के चारों का डबल हो। तो जरा देखो तो सौतुल्य है कि नहीं। 1 का डबल है ये है, 2 का डबल है ये है, 3 का डबल है ये है, 4 का डबल है ये है। इसका मतलब आर सौतुल्य है, क्योंकि ये सब डबल वाला इसमें है। अच्छा देखो तो सम्मित है कि नहीं। 1 2 आर में है, लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 तुमको दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि आर सम्मित नहीं। संक्रामक देखिए तो, संक्रामक के लिए हम लोग 1 3 देख रहे हैं कि आर में है और 3 3 भी। हाँ, संक्रामक के लिए आप जो एलिमेंट लीजिएगा, जैसे 1 3 लिए तो 3 से स्टार्ट होने वाला लीजिएगा। अगर 1 2 लीजिएगा तो फिर 2 2 लेना हो। अगर आप 3 2 लेते हैं तो फिर 2 से स्टार्ट होने वाला लेना हो। तो 3 से 3 खत्म, 1 3 आर में है ना, इसलिए आर जो है संक्रामक। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपका आर सौतुल्य है। क्यों सौतुल्य है? चारों का डबल नजर आ रहा है, डबल वाला होगा तो होगा। सम्मित नहीं है, क्यों नहीं है? 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, जो कि नहीं है। संक्रामक क्यों है? 1 3। तो याद रखिएगा 3 पे खत्म हुआ तो 3 से स्टार्ट होने वाला लेंगे, तो 3 2 लिए तो 1 3 सॉरी या 3 3 या 3 2 भी देख सकते हो। ये खत्म हुआ 1 3 याद है। तो संक्रामक है, सौतुल्य है, परंतु सम्मित नहीं। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। R equal to AB such that A equal to B minus 2, B greater than 6। इनमें से कौन सा सही है? 2 4 belongs to R, B 3 8 belongs to R, C 6 8 belongs to R, और D 8 7 belongs to R। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। सबसे पहले देखो, A जो है वो B से 2 कम होना चाहिए। A जो है वो B से 2 कम होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। A जो है वो B से 5 कम है, A जो है वो B से 1 अधिक है, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखो A जो है 2 कम है इसमें भी और A जो है 2 कम है इसमें भी। अब इन दोनों में से कौन होगा? तो यहां पे पढ़ो B ग्रेटर देन 6, B का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। मतलब इस सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति 6 से बड़ा होना चाहिए और ये वाला इससे 2 कम होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये वाला 2 कम होना चाहिए और ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये अब नहीं होगा, 2 कम तो दोनों को, ये वाला रिलेशन तो दोनों फॉलो कर रहा है, लेकिन ये रिलेशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें B का मान 4 है जो कि 6 से कम है और ये B 6 से बड़ा, यानी ये भी गलत जवाब है और सही जवाब इसका क्या है? 6 है। 2 कम भी है और B का मान 6 से बड़ा भी है। और ये तो पहली शुरू में खत्म, क्योंकि ये 5 अधिक है और ये B वाला 5 अधिक है और इसमें A 1 से अधिक हो गया, जबकि ये क्या होना चाहिए? B से 2 कम। इस तरह से आप लोग का 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया।
अब आइए हम लोग 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। 1.2 पढ़ाने वाला है फंक्शन, फलन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा समझने वाला चैप्टर है ये, इसलिए इसको बढ़िया से मेरे वीडियो को बार बार देखिएगा तब समझ में आएगा। और हमारा वीडियो अब सारा यूट्यूब पे रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि वीडियो आप पे डायरेक्ट पहुंच जाए। फलन, फंक्शन की पहले परिभाषा देखिए। F such that x tends to y एक फलन कहलाता है यदि x के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब y में हो। F such that x tends to y एक फलन कहलाता है यदि x के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब y में। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझें। x y a b c d e 1 2 3 4 5 6 7, ये A1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया, D4 हो गया, E5। एक और एग्जांपल लीजिए A B C D E 1, ये X और ये आपका Y। और एक और एग्जांपल लीजिए A B C D E 1 2 3 4 5 6। अब कोई आपसे पूछेगा इनमें से कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। क्या ये फलन है? बिल्कुल है। x के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक, मतलब एक से अधिक किसी भी कीमत पर प्रतिबिंब y में। तो जैसे a का प्रतिबिंब 1, b का 2, c का 3, सबका एक एक होना है प्रतिबिंब। और ये भी, तो ये फलन है। आपसे कोई पूछेगा ये फलन है कि नहीं है, ये भी है। a का प्रतिबिंब बताओ, बोलोगे 1, b का बताओ 1, c का 1, d का 1 और e का 1। तो एक एक होना बताया, भले पांचों का सेम है लेकिन एक ही ना है, इसमें सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है लेकिन एक ही तो है। और इस सबका एक एक है लेकिन है तो प्रतिबिंब। ए का प्रतिबिंब क्या है? एक। बी का क्या है? तो एक। तो एक ही तो ना बोल रहे हो, तो ये भी फलन है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि वो फलन नहीं है, ये जो है फलन नहीं है। हम पूछेंगे क्यों नहीं है, बताओ। कोई पूछ दिया क्यों फलन नहीं है, रीजन बताओ, तो आप बोलोगे कि चूंकि ए का प्रतिबिंब एक से अधिक है। जैसे बी का 3 है, सी का 4 है, डी का 5 है, ई का 6 है, लेकिन ए का प्रतिबिंब में क्या है? 1 और 2 दोनों है, यानी ए का प्रतिबिंब एक से अधिक है, अतः वह जो है फलन नहीं है। तो याद रखिएगा कि फलन के लिए पहला काम यह होना चाहिए कि प्रतिबिंब एक से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है लेकिन एक अवयव का
बहुत सारा प्रतिबिंब नहीं होगा। अब आइए टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला है आपको एकैकी फलन, या इसका एक और नाम है एकैक फलन। इंग्लिश में कहते हैं वन वन फंक्शन, और इसका नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। एकैकी फलन या एकैक फलन, if such that x tends to y, फलन एकैकी या एकैक कहलाता है यदि x के प्रत्येक अवयव का एक और x के प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब y में हो। अगर x के प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब y में हो, सेम नहीं हो, तो इसको हम लोग एकैकी या एकैक फलन कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6, तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 1, किसी से भी मिला दीजिए, लेकिन इन सब का एक अलग प्रतिबिंब है, सबका अलग अलग है कि नहीं? एक्स के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है कि नहीं? तो जब प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होगा तो इसको हम लोग एकैकी फलन या एकैक फलन कहते हैं।